Jai Hind everyone, my name is Gagandeep. I welcome you all on our YouTube channel named Proud NCC. आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके एनसीसी के एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा का मॉडल पेपर 5 करने वाले हैं। इससे पहले 4 मॉडल पेपर हम कर चुके हैं, चैनल पे जाके आप वो देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन या फिर पहले कमेंट में दे दूंगा। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज जनरली द फर्स्ट बेसिक वेपन टॉट टू एनसीसी कैडेट ड्यूरिंग दी वेपन ट्रेनिंग। एनसीसी कैडेटों को हथियार प्रशिक्षण के दौरान आमतौर पर सिखाया जाने वाला पहला बुनियादी हथियार कौन सा है। तो जब भी आप एनसीसी के अंदर सिलेक्ट होंगे तो आपको पता है कि एनसीसी के अंदर वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती है, हथियार चलाने भी सिखाए जाते हैं। तो जो हथियार आपको चलाया जाना सिखाया जाएगा उसमें जो सबसे बेसिक हथियार होता है वो होता है .22 राइफल। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। तो .22 राइफल जो है, .22 डीलक्स राइफल, ये आपको दी जाएगी जब भी आपको हथियार चलाना सिखाया जाएगा, तो जब आप एनसीसी में सेलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनसीसी डिवीजन व्हाट डज जेडब्ल्यू स्टैंड फॉर। एनसीसी प्रभागों डिवीजन के संदर्भ में जेडब्ल्यू का क्या अर्थ है। देखो, दो तीन चीजें होती हैं, एक होता है जेडी, एक होता है जेडब्ल्यू, एक होता है एसडी, एक होता है एसडब्ल्यू। ये होते हैं स्कूल लेवल के लिए, ये होते हैं कॉलेज लेवल के लिए। ये नॉर्मली जेडी बॉयज के लिए यूज होता है, जेडब्ल्यू गर्ल्स के लिए यूज होता है स्कूल लेवल पे, एसडी बॉयज के लिए यूज होता है और एसडब्ल्यू गर्ल्स के लिए यूज होता है कॉलेज लेवल पे। तो जेडी का मतलब होता है जूनियर डिवीजन, ठीक है, और जेडब्ल्यू का मतलब होता है जूनियर विंग, एसडी का मतलब होता है सीनियर डिवीजन और एसडब्ल्यू का मतलब होता है सीनियर विंग। तो पूछा क्या गया है जेडब्ल्यू, तो जेडब्ल्यू का मतलब हो जाएगा जूनियर विंग। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ये हमारा जो होता है, ये ऊपर वाला, ये स्कूल लेवल के लिए होता है, ठीक है, स्कूल के लिए नॉर्मली, और ये हमारा होता है कॉलेज लेवल के लिए, ठीक है, कॉलेज लेवल के लिए। तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर इज द एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन टिपिकली कंडक्टेड। एनसीसी ए प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट परीक्षा आमतौर पर एक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है। तो देखो, एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट होते हैं, एक ए सर्टिफिकेट होता है, एक बी सर्टिफिकेट होता है और एक सी सर्टिफिकेट होता है। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सामान्यतः जो ए सर्टिफिकेट होता है वो स्कूल लेवल का सर्टिफिकेट होता है और बी और सी सर्टिफिकेट जो मिलते हैं वो कॉलेज लेवल पे मिलते हैं। तो ए सर्टिफिकेट जो है वो साल में कितनी बार कंडक्ट किया जाता है ये पूछ रहे हैं, तो साल में जो है एक बार ही कंडक्ट किया जाता है सामान्यतः। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, तो कोई स्पेशल केस हो तो बात अलग है। नॉर्मली जो ए सर्टिफिकेट का एग्जाम है वो साल में एक ही बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन द हील्स ऑफ द बोथ फीट इन द विश्राम पोजीशन। विश्राम की स्थिति में दोनों पैरों की एडियो के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, ठीक है। जब आप विश्राम में खड़े होते हैं तो आपको पता है कि एडी मिली हुई होती है और पंजे खुले हुए होते हैं। तो जब एडी मिली हुई हो और पंजे खुले हुए, ये तो सॉरी सावधान में होता है कि एडी मिली हुई और पंजे खुले हुए, सावधान में एंगल पूछा जाता है, वो 30 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन विश्राम पूछ रहे हैं, विश्राम में भी कुछ ऐसे ही होता है लेकिन डिफरेंस होता है। तो पूछा गया एडी से एडी के बीच में, तो एडी से एडी के बीच में 12 इंच का होता है और पंजे से पंजे के बीच में 18 इंच का होता है, ठीक है। तो 12 इंच हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 इंच का गैप, 12 इंच का गैप, ये एडी से एडी के बीच में और ये पंजे से पंजे के बीच में गैप होता है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि सावधान के अंदर एंगल कितना बनता है दोनों पैरों के बीच, जब भी सावधान पोजीशन होती है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। विच इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस नेशनल कैंप फॉर नवल विंग कैडेट्स। नौसेना विंग के जो कैडेट होते हैं उनके लिए सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिविर कौन सा होता है। वैसे तो चाहे किसी विंग के कैडेट हो, चाहे आर्मी विंग के, नवल विंग के या एयर विंग के, जो सबसे बड़ा कैंप होता है वो तो आरडीसी होता है, मैंने आपको बताया, रिपब्लिक डे कैंप। लेकिन ना तो यहाँ पे आरडीसी कैंप ऑप्शन में दिया है और स्पेसिफिकली नेवी विंग के लिए यानी कि नवल विंग के लिए पूछा गया है। तो उसके बाद में जो कैंप आते हैं आरडीसी के बाद में, आरडीसी तो सबसे बड़ा कैंप है, रिपब्लिक डे कैंप, इससे बड़ा तो कोई कैंप ही नहीं है, एनसीसी में सबसे बड़ा कैंप है। लेकिन उसके बाद में होते हैं कैंप जैसे टीएससी, वीएससी और एनएससी, ये इक्वली होते हैं। टीएससी का मतलब होता है थल सैनिक कैंप, ये आर्मी वालों के लिए होते हैं, आर्मी विंग के लिए, ठीक है, एनसीसी में। वीएससी मतलब वायु सैनिक कैंप, ये एयर विंग वालों के लिए होते हैं। और एनएससी मतलब नौ सैनिक कैंप, ये नवल विंग यानी कि नेवी विंग वालों के लिए होते हैं। तो किसके लिए पूछा है, नवल विंग के लिए, तो एनएससी हो जाएगा यानी कि नौ सैनिक कैंप। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए।
मैंने कमेंट पढ़े थे कि आपको जो है वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिली है अभी तक, तो मैं अभी कह के और उस पे जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करवा दूंगा, ताकि आप वहां से जाके रिवीजन कर सके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा, या फिर बाकी वीडियोज के कमेंट में भी आप जाके देख सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हैं प्राउड एनसीसी, तो भी आपको चैनल मिल जाएगा, और वहां से जाके आप इसकी जो पीडीएफ है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। इन स्टैंडर्ड स्कोर ड्रिल व्हाट इज द रेट ऑफ स्टेप्स पर मिनट फॉर एनसीसी बॉयज, एसडी और जेडी, चाहे तो सीनियर डिवीजन के हों या फिर जूनियर डिवीजन के हों, तेज चाल में। ये ऐसे कह रहे हैं कि एनसीसी में जो तेज चाल होती है, तेज चाल के अंदर 1 मिनट के अंदर कितने कदम लिए जाते हैं। तो तेज चाल के अंदर 1 मिनट के अंदर 116 कदम लिए जाते हैं, याद कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय एनसीसी कैडेट फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज। एनसीसी कैडेटों द्वारा आयोजित एनसीसी कैडेटों द्वारा आयोजित रक्तदान जो शिविर होता है, वो किस श्रेणी की गतिविधियों के अंतर्गत आता है। तो रक्तदान जो है वो आता है सोशल सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामाजिक सेवा एक तरीके से। वाइल गिविंग ए स्टैंडर्ड सैल्यूट वेयर डज द टिप ऑफ द राइट इंडेक्स फिंगर एग्जैक्टली टच। जब सैल्यूट देते हैं तो दाहिने हाथ की जो तर्जनी उंगली होती है वो कहाँ पे टच होती है। ठीक है, तो वो होती है सेंटर ऑफ द फोरहेड, टिप ऑफ द नोज, राइट आईब्रो, यहाँ पे टच होती है। ये देखो इस तरीके से जब सैल्यूट देते हैं तो ये जो फिंगर है ये यहाँ पे आती है, आईब्रो पे आती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आईब्रो के अंदर आएगी, या टोपी का छज्जा होगा यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। व्हाट इज द एग्जैक्ट वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड .22 डिलक्स राइफल यूज्ड बाय द एनसीसी कैडेट। एनसीसी कैडेटों द्वारा उपयोग की जाने वाली मानक .22 डिलक्स राइफल का सटीक वजन क्या होता है। पहली बात, नॉर्मली जो एनसीसी कैडेट यूज करते हैं .22 डिलक्स राइफल को यूज करते हैं, और इसका वजन होता है 6.2 औंस। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। ऑन द कमांड ऑफ दाहिने मुड़ राइट टर्न द स्कोर टर्न प्रिसाइजली बाई हाउ मैनी डिग्री। दाहिने मुड़ के कमांड पर स्कोर जो है वो कितने डिग्री मुड़ेगा। अब खुद ही बताओ, आप सामने देख रहे हो, आपको कमांड मिलती है दाहिने मुड़, आप इस तरीके से करके दाहिने मुड़ जाते हैं, तो आप इधर देख रहे थे, अब आप इधर देख रहे हैं, तो ये एंगल कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का बना। ठीक है, तो 90 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर पीछे मुड़ का आ जाता, सामने देख रहे हो, पीछे मुड़ की कमांड आती है, आप पीछे देखने लग जाते हो, आप इधर देख रहे थे, अब आप इधर देख रहे हैं, एंगल कितने का बना, 180 डिग्री का। तो पीछे मुड़ की कमांड अगर आती है, पीछे मुड़ की कमांड अगर आती है, तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये आप बता सकते हैं। इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री का क्वेश्चन है हमारा, द हिस्टोरिकल बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का जो युद्ध हुआ था ब्रिटिश रूल के अंदर, वो किस साल में लड़ा गया था। तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो किस साल में हुई थी, ये आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और ये भी आपको बताना है कि प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने में आपके कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। तो जो है बताइए जल्दी से, प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो 23 जून 1757 को हुई थी, 23 जून 1757 को, ठीक है, 1757 को। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में हुई थी। उधर से तो बंगाल का नवाब थे, ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल थे, और एक साइड थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीती थी। ठीक है, तो ये प्लासी की लड़ाई थी, इंपॉर्टेंट लड़ाई है, आपको ध्यान रखनी है। आगे प्लासी कहाँ पे पड़ता है ये बताना बेटा कमेंट बॉक्स में। विच ब्रेव इंडियन कमांडर इज फेमसली रिमेंबर्ड एज द हीरो ऑफ नौशेरा। हीरो ऑफ नौशेरा 1947-48 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, आप सभी को पता है। भारत और पाकिस्तान के मेन जो है वो 4 युद्ध हुए हैं। एक तो 1947-48 वाला, ठीक है, 1947-8 वाला, फिर 1965 में हुआ था, 1965 में, ठीक है, 1965 में फिर युद्ध हुआ था। उसके बाद में जो युद्ध हुआ था हमारा वो 1971 में, जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। और फिर जो हमारा हुआ था वो 1999 में, जो कारगिल वाला वॉर हुआ था।
ठीक है, तो ये युद्ध हुए थे। तो जो पहले वाला युद्ध था जब आजाद हुए ही थे, तो उस टाइम की लड़ाई में नौशेरा के नायक के नाम से, हीरो ऑफ नौशेरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, इन्हें नौशेरा के नायक के रूप में जाना जाता है। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघदूत इन 1984 टू सिक्योर विच हाईली स्ट्रेटेजिक लोकेशन। भारतीय सशस्त्र बलों ने किस अत्यधिक रणनीतिक स्थान को सुरक्षित करने के लिए 1984 में ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च किया? आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन मेघदूत जो है वो कब लॉन्च हुआ था? तो आप कहेंगे जी 1984 में लॉन्च हुआ था। किसको बचाने के लिए लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है आपके सियाचिन ग्लेशियर। इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं देखिए एक बार। ऑप्शन आपके हैं सियाचिन ग्लेशियर दे रखा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है कारगिल हाइट्स, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? हाजी पीर दर्रा। या चौथा दे रखा है टाइगर हिल। टाइगर हिल तो आपको याद होगी, आपने देखी होगी मूवीज वगैरह, उसमें 1999 कारगिल वॉर से रिलेटेड बताई जाती है। लेकिन ये जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन मेघदूत जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड था और 1984 में लॉन्च हुआ था। Which Indian soldier is legendary for holding back Chinese troops single-handedly for 72 hours during the Battle of Norang in 1962 war? 1962 के युद्ध में नूरानांग की लड़ाई के दौरान अकेले 72 घंटे तक चीनी सैनिकों को रोकने के लिए कौन से भारतीय सैनिक को दिग्गज लीजेंडरी माना जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। गोरखा रेजिमेंट की बात हो रही है कि वो इंडियन आर्मी की जो गोरखा रेजिमेंट है वो ओरिजिनली कहाँ से है? तो भारतीय सेना की जो गोरखा रेजिमेंट है वो ओरिजिनली है नेपाल से। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेपाल से है ओरिजिनली गोरखा रेजिमेंट। और जनरल सैम मानेकशॉ यानी कि सैम बहादुर जी की भी अगर हम बात करते हैं तो वो भी गोरखा रेजिमेंट से संबंध रखते थे, ठीक है। और उन्होंने ये बातें बोली थी कि अगर कोई ऐसे कह रहा है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है और या फिर वो गोरखा है, ठीक है। तो ये बातें भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन विच ईयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट हिस्टोरिक सर्जिकल स्ट्राइक अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल इन रिस्पॉन्स टू उरी टेररिस्ट अटैक? उरी का जो आतंकी हमला हुआ था, आपको याद होगा, उसके जवाब में भारतीय सेना ने जो है कार्रवाई करी थी और उसमें हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो वो जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने जो की थी वो कौन से ईयर में की थी, ये वाली बात आपको बतानी है। तो वो जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी वो 2016 में की थी। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर। Who is the only officer in the history of Indian Air Force to be promoted to the 5-star rank Marshal of the Air Force? भारतीय वायुसेना के इतिहास में एकमात्र ऐसे अधिकारी जिन्हें मार्शल ऑफ द एयर फोर्स की 5 सितारा रैंक पर पदोन्नत किया गया। तो मार्शल ऑफ द एयर फोर्स जो बने हैं वो एकमात्र जो हैं इंडियन एयर फोर्स के, वो हैं अर्जन सिंह जी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। 5 स्टार रैंक की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी में 2 बने हैं, जो कि फील्ड मार्शल हम बोलते हैं इंडियन आर्मी की जब हम बात करें। तो के एम करियप्पा जी और सैम मानेकशॉ जी। तो 2 इंडियन आर्मी में है और 1 एयरफोर्स में है, नेवी में कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ ए लेफ्टिनेंट इन द इंडियन आर्मी विद इन द इंडियन एयरफोर्स? जैसे भारतीय वायुसेना के अंदर आपको रैंक बतानी है, जैसे इंडियन आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट बनते हैं जब हम एनडीए क्लियर करते हैं या सीडीएस क्लियर करते हैं, तो ऐसे ही इंडियन एयरफोर्स में क्या बनते हैं? तो इंडियन एयरफोर्स में हम बनते हैं फ्लाइंग ऑफिसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जो रैंक इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट की होती है वही रैंक इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर की होती है। In which Indian city is the prestigious Defense Service Staff College located? तो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? आपको डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के साथ साथ में आईएमए, आईएनए, एनडीए, इन सभी के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो अगर मैं बात करता हूँ आईएमए की, आईएमए मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो वो है देहरादून के अंदर। अगर आपसे पूछा जाता है एनडीए, एनडीए कहाँ पे है? तो वो है खड़गवासला पुणे के अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है आईएनए, इंडियन नवल एकेडमी कहाँ पर है? तो वो है एजिमाला केरल के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाता है एएफए, एयर फोर्स एकेडमी कहाँ पर है? तो वो है दुंडीगल तेलंगाना के अंदर। लेकिन आपसे पूछा गया है कि डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? तो ये है वेलिंगटन के अंदर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, वेलिंगटन में है।
आईएमए हमारी देहरादून में है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी हमारी खड़गवासला पुणे में है, इंडियन नवल एकेडमी हमारी एजीमाला केरल में है और एयरफोर्स एकेडमी है दुंडीगल तेलंगाना में। नेक्स्ट हमारा द स्पेशलाइज्ड स्पेशल फोर्सेज नेम्ड गरुड़ कमांडो फोर्स इज ए पार्ट ऑफ विच मिलिट्री ब्रांच। गरुड़ कमांडो फोर्स जो है वो किसकी है? तो गरुड़ जो है वो हमारी है इंडियन एयरफोर्स की। गरुड़ है इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन नेवी की है मार्कोज, ठीक है, मरीन कमांडोज, मार्कोज। और इंडियन आर्मी की तो आपको पता ही है पैरा एसएफ होती हैं। ये स्पेशल फोर्सेस की बात हो रही है। तो और एयरफोर्स की जो होते हैं उनको हम गरुड़ कमांडोज बोलते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स की जो स्पेशल फोर्स है उसका नाम है गरुड़ कमांडो, इंडियन नेवी की जो है वो है मार्कोज, और इंडियन आर्मी की जो है वो है पैरा एसएफ। तो ये बातें आप याद रख सकते हैं। वैसे एक स्पेशल फोर्सेस एनएसजी भी होती है। एनएसजी जिसे ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी जो स्थापना हुई थी, दिखाई दे रहा है ना सभी को? इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी, लेकिन प्लान किया था कि 1984 में बनाएंगे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसके अलावा एक सिक्योरिटी ग्रुप एसपीजी भी होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो कि जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो होते हैं वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होते हैं, एसपीजी। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्पेशल फोर्सेज हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। What is the approximate strike range of India's highly advanced Agniveer intercontinental ballistic missile ICBM? आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आईसीबीएम की फुल फॉर्म क्या है। तो आईसीबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। भारत की जो अग्नि 5 है, जो कि अत्याधुनिक मिसाइल जो है, उसकी रेंज पूछ रखी है कि कितनी दूर तक ये हिट कर सकती है। तो 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 की जो रेंज है वो लगभग 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर और मैप के अंदर इंडो पाक का जो बॉर्डर है, भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जम्मू और कश्मीर में, उसमें एलओसी लिखा होता है, ठीक है। तो एलओसी आपने सुना होगा, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है एलओसी। पूछा गया है कि एलओसी की फुल फॉर्म क्या है। तो एलओसी की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। एक एल ए सी भी होता है। क्या होता है? एल ए सी भी होता है एक। एल ए सी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये होती है भारत और चाइना के बीच में। जैसे हमारी एलओसी जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ऐसे ही अगर एल ए सी पूछा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूछी जाती है, तो वो इंडिया और चाइना के बीच में है। आपको कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर बतानी है कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो वो भी आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और ये मुझे जरूर बताएं कि आप कौन सी जगह से है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न स्कॉर्पियन क्लास कलवरी क्लास स्टील सबमरीन बिल्ट इन इंडिया अंडर प्रोजेक्ट 75? इंडिया का कोई प्रोजेक्ट है 75, उसके तहत जो है वो स्कॉर्पियन श्रेणी की स्टील्थ पनडुब्बी जो है उनका निर्माण किया जाता है। उनका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि उसके हिसाब से इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ये इन्होंने पहले ही ब्रैकेट में लिख दिया, अगर दिमाग लगाओगे तो, कि कलवरी क्लास है तो आईएनएस कलवरी हो जाएगा। और आईएनएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन नवल शिप। कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एन ए सॉरी आईएनएस। तो आईएनएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन नवल शिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हु हैड द प्रोफाउंड डिस्टिंक्शन ऑफ सर्विंग एज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में कार्य करने का गहरा गौरव किसे प्राप्त है? तो जनरल बिपिन रावत जी जो थे वो थे हमारे पहले सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। In the standard infantry structure of Indian Army, what is the smallest troop formation usually consisting of 10 soldiers? भारतीय सेना की मानक इन्फेंट्री संरचना में जो 10 सैनिकों से मिलकर बनने वाला सबसे छोटा सैन्य दस्ता क्या कहलाता है? देखो, सेक्शन बोलते हैं, सेक्शन। और पूछा भी जाता है कि एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं। आपके लिए आसान सा क्वेश्चन ऐसे बना के पूछ लेंगे कि एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं। तो एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं? 10 जवान होते हैं। कितने जवान होते हैं? 10 जवान होते हैं। Who was the first Indian citizen to be awarded the prestigious Nobel Prize?
प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? तो पहले भारतीय नागरिक थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। पहले भारतीय क्या, पहले एशियन भी यही थे, पहले नॉन यूरोपियन भी यही थे। 1913 के अंदर इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, साहित्य का नोबेल मिला था, लिटरेचर का नोबेल मिला था इन्हें, साहित्य का नोबेल। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम है गीतांजलि, जिसके लिए मिला था। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो गीतांजलि जो पुस्तक है वो किसकी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर जी की। विच ब्यूटीफुल फ्लावर इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है लोटस, यानी कि कमल। द होली एंड हिस्टोरिक इंडियन सिटी ऑफ वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? पवित्र और ऐतिहासिक जो भारतीय शहर वाराणसी, जिसे हम काशी के नाम से भी जानते हैं, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। अगर दिल्ली पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो यमुना के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच इंडियन ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट इज फॉन्डली रिमेंबर्ड एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? भारत के ऐसे कौन से प्रेसिडेंट हैं, यानी कि राष्ट्रपति हैं, और वो महान वैज्ञानिक भी रहे हैं और पूर्व में राष्ट्रपति भी रहे हैं, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो किन्हें जाना जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य है गोवा। ये बातें भी याद रख लेना। आइकॉनिक हिस्टोरिक मोन्यूमेंट चार मीनार, चार मीनार इज लोकेटेड इन विच मेजर इंडियन सिटी? जो चार मीनार जो है वो भारत के किस शहर के अंदर सिचुएटेड है? तो चार मीनार जो है वो है हैदराबाद के अंदर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चार मीनार कहाँ पर लोकेटेड है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय इसरो एज एन अल्टरनेटिव टू जीपीएस? जीपीएस के विकल्प के रूप में इसरो ने एक भारत में ही एक ऐसी चीज बनाई है जो कि जीपीएस का काम करती है, यानी कि स्वदेशी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है नाविक। ठीक है, नाविक नाम है। अगर पूछा जाए कि नाविक क्या होता है, तो नाविक को हम कह सकते हैं एक तरीके से ये इंडियन जीपीएस है। नाविक क्या है? इंडियन जीपीएस है। जीपीएस से हम जैसे लोकेशन वगैरह ट्रेस करते हैं, तो ये इंडियन जीपीएस है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म होती है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, इंडियन कॉन्स्टेलेशन, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन जो है वो नाविक की फुल फॉर्म होती है। जीपीएस की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए, तो जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या होती है जीपीएस की फुल फॉर्म? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये किसकी फुल फॉर्म होती है? जीपीएस की फुल फॉर्म होती है। इसरो इसके अंदर आया, इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ये किसकी फुल फॉर्म होती है? इसरो की फुल फॉर्म होती है, इसरो की। इसरो की स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है, तो 15 अगस्त 1969 के अंदर जो है वो इसरो की स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलोर के अंदर हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा विच ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज पॉपुलरली नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? किस खूबसूरत पूर्वोत्तर भारतीय राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो उगते सूरज का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश। अरुण का मतलब ही सूर्य होता है, अरुण का मतलब ही सूर्य होता है, अरुण एक सूर्य का पर्यायवाची है। तो ये बात आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द मेनलैंड एंड द आइलैंड टेरिटरीज? मुख्य भूमि और द्वीप क्षेत्रों को मिला के अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित भारत की तटरेखा की कुल अनुमानित लंबाई। तो भारत की जो तटरेखा है वो लगभग 7500 किलोमीटर है, 7500 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। एग्जैक्ट है 7516.6 किलोमीटर, या फिर आप अंदाजे के लिए 7500 किलोमीटर, या फिर 7500 किलोमीटर जो है वो याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन डिमार्केटेड इन 1947 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज ऑफिशियली नोन एज। 1947 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमांकित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को आधिकारिक तौर पर किस रूप से जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा, भारत और चाइना के बीच में है मैकमोहन रेखा, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। तीनों ध्यान रखनी है आपको। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है, भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है। तो ये तीनों रेखाएं आपको याद रखनी है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच इंडियन स्टेट इज कंप्लीटली लैंडलॉक्ड एंड डज नॉट हैव ए कोस्ट लाइन? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भारतीय राज्य पूरी तरह से स्थलबद्ध है, लैंडलॉक है और जिसकी कोई तट रेखा नहीं है? यानी कि ऐसी स्टेट बतानी है इन चारों ऑप्शंस में से जिसको कोई समुंदर नहीं लगता। तो इनमें से केरल को भी लगता है, गुजरात की तो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है, उड़ीसा को भी लगता है, तेलंगाना को जो है वो समुंदर नहीं लगता, कोस्ट लाइन नहीं है। Which specialized central armed police forces is primarily responsible for guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan border? नेपाल और भूटान का जो बॉर्डर है भारत के साथ में, उसकी जो सिक्योरिटी है, उसकी जो वो है हमारी, उसकी जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, ये दिए गए ऑप्शंस के अंदर से। तो देखो, बीएसएफ है, असम राइफल है, इंडो तिब्बतन है। तो इंडो तिब्बतन जो है वो तो चाइना के वहां पर है, ठीक है। तो चाइना के साथ जो सिक्योरिटी होती है वहां पे आईटीबीपी हमारी काम आती है, ठीक है। चाइना के साथ सिक्योरिटी के अंदर आईटीबीपी काम आती है। और अगर हम बात करते हैं ये नेपाल वाला जो एरिया है, नेपाल और भूटान वाला, वहां पे आता है एसएसबी काम आती है, वहां पे सशस्त्र सीमा बल। और बीएसएफ जो है वो कहाँ पे काम आती है? पाकिस्तान वाले एरिया में काम आती है, या फिर वहां पे भी है बांग्लादेश वाले में। विच इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी इन केरला इज फॉन्डली कॉल्ड द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? केरल के किस महत्वपूर्ण शहर को अरब सागर की जो है रानी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोच्चि को, पोर्ट की वजह से कहा जाता है। आगे जो क्वेश्चन है हमारा, विच ईस्टर्न कोस्टल स्टेट इज ग्लोबली फेमस फॉर चिल्का लेक, लार्जेस्ट बैकलिस वाटर कोस्टल लगून इन इंडिया? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लगून झील है चिल्का लेक। तो चिल्का जो झील है वो किस राज्य में पड़ती है? तो चिल्का झील पड़ती है उड़ीसा में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो किन दो देशों के बीच में बॉर्डर का काम करती है? विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत के किस प्रमुख पड़ोसी देश से अलग करने वाली एक प्राकृतिक भौतिक बाधा के रूप में कार्य करती है? तो भारत और चीन के बॉर्डर के बीच में पड़ती है जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो। माले एक ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी है, किस आइलैंड नेबरिंग कंट्री की है? भारत में किस पड़ोस में स्थित किस द्वीप राष्ट्र की खूबसूरत राजधानी माले है? तो माले है मालदीव की, मालदीव की राजधानी है माले, ठीक है। मालदीव की राजधानी है माले। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज वाइडली नोन एज द लैंड ऑफ पगोडाज, इट्स थाउजेंड ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल? क्योंकि भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसमें उसके हजारों बौद्ध मंदिरों के कारण उसे लैंड ऑफ पगोडा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पर, भूटान, म्यांमार, नेपाल और थाईलैंड। कौन सा ऐसा देश है जिसे लैंड ऑफ पगोडाज के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो लैंड ऑफ पगोडाज के रूप में जाना जाता है म्यांमार को। म्यांमार हमारा सही जवाब है यहाँ पे, ऑप्शन बी। दी हाईली पॉपुलेटेड एंड कल्चरली काठमांडू वैली, काठमांडू आपको पता है नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अत्यधिक आबादी वाली और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध काठमांडू घाटी किस पड़ोसी देश का हृदय है? तो काठमांडू किस में पड़ेगा? नेपाल में, क्योंकि नेपाल की तो राजधानी काठमांडू है। भूटान की राजधानी अगर आपसे पूछी जाती है तो थिम्पू है। बांग्लादेश की पूछी जाती है तो ढाका है। और पाकिस्तान की क्या राजधानी, ये आपको बतानी है बेटा कमेंट बॉक्स में। जो भी इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा उसको कमेंट में हार्ट दिया जाएगा। कौन सी ऐसी नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट है जो जियोग्राफिकली यूनिक है क्योंकि ये सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन दी थ्री साइड? यानी कि कौन सा पूर्वोत्तर भारतीय राज्य भौगोलिक दृष्टि से अद्वितीय है क्योंकि यह तीन तरफ उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से बांग्लादेश से घिरा है? तो तीन तरफ से घिरा है तो त्रिपुरा। त्रिपुरा याद रख सकते हैं आप, तीन तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से त्रिपुरा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। एट द स्टेट लेवल इन इंडिया हु एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, भारत में राज्य स्तर पर
भारत में राज्य स्तर पर कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कौन कार्य करता है? तो राज्य स्तर पर जो हेड होते हैं वो होते हैं गवर्नर। कौन होते हैं? गवर्नर यानी कि राज्यपाल। ऑप्शन डी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप कौन सी स्टेट से हैं और आपकी स्टेट के गवर्नर कौन है। ये क्वेश्चन आपको जरूर बताना है क्योंकि इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांस है। इन विच सिटी इज द हाईएस्ट जुडिशियल फॉर्म एंड फाइनल कोर्ट अपील द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर गारंटी टू द सिटीजन बाय द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो अभी के लिए 6 हैं, पहले 7 थे। एक था हमारा शिक्षा का अधिकार तो है, एक था हमारा कौन सा अधिकार था? वो था जमीन का अधिकार, एक तरीके से राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी नाम का एक अधिकार था, तो वो जो अधिकार है उसे हटा दिया गया था। तो अब जो है वो 6 रह गए हैं। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, तो 6 अब जो मौलिक अधिकार है हमारे पास। जो फंडामेंटल राइट हमने लिए हैं वो यूएसए के संविधान से लिए हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक जो कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज जो हमने लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने लिए हैं वो यूएसएसआर से लिए हैं। यूएसएसआर यानी कि रसिया से लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर व्हाट इज द स्टैंडर्ड टर्म लेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? विधानसभा। सामान्य परिस्थितियों में राज्य की जो विधानसभा होती है उसका मानक कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य की विधानसभा का मानक कार्यकाल होता है 5 साल। ठीक है। और विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द लिस्ट ऑफ 22 ऑफिशियली 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत गणराज्य की 22 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है? सबसे पहले तो आपको यह पता लग गया कि संविधान के अंदर कितनी जो भाषाएं हैं वो मानक भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं हैं और ये 8th शेड्यूल में आती हैं, 8वीं अनुसूची में आती हैं। ये 22 की 22 भाषाएं जो हैं वो किस अनुसूची में आती हैं? 8th शेड्यूल के अंदर आती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 8th शेड्यूल में। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अलोन हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन और कम्यूट टू ए डेथ सेंटेंस इन इंडिया? संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत में मृत्युदंड को क्षमा करने या कम करने का अधिकार केवल किसके पास है? तो ये जो मृत्युदंड जो माफ कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माफ कर सकते हैं, और किसी में ये पावर नहीं है अगर किसी को मृत्युदंड दिया जाता है तो आज की ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आई होप इसी तरह की और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।